जय हिंद साथियों। आर्मी सिलेक्शन कैंपस के परिवार में आप सभी का स्वागत है। आपका अपना परिवार है आर्मी सिलेक्शन कैंपस, जो आपके लिए हर रोज़ लेकर आता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, चाहे वो सीआईएसएफ रहे, एसएसबी, आईटीबीपी, आर्मी, जीडी, क्लर्क, रिलेशन या एसएससी जीडी, आपके हर एक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी बनेंगे या जो पूछे जा सकते हैं वो हम हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों। और यही क्वेश्चन आपको आपके सिलेक्शन में मदद करने वाले हैं, जिसमें हर रोज़ हमारी एक क्लास होती है। आज हमारा चौथी क्लास है, चौथा लेक्चर है, और इसमें हम महत्वपूर्ण इतिहास से जुड़े हुए उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे और उन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड अन्य फैक्ट्स को हम कवर करेंगे जो आपको सिलेक्शन में मदद करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं। आपके तैयारी के, आपके लक्ष्य के सफ़र में थोड़ा सा योगदान देने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक मोटिवेशनल क्योट की, कि माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रत्येक चीज़ अपने समय पर होगी। प्रत्येक दिन बेहतर काम करें, समय पर फल ज़रूर मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि अभी हमारे एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है। आप बस ये मान के चलिए कि कभी भी मेरा एग्ज़ाम हो मैं तैयार रहूँगा, और इस तैयार रहने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जिस प्रकार माली पौधों को पानी देता रहता है लेकिन फल ऋतु आने पर ही लगते हैं, उसी प्रकार यकीन मानिए अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो जिस दिन आपका रिजल्ट की एग्ज़ाम की डेट आएगी उसके बाद आपके अंदर एक नया ही उत्साह होगा, जोश होगा। आप बस अपनी तैयारी करते रहिए और यकीन मानिए जिस दिन आर्मी का फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन सबसे ऊपर जो नाम दिखाई देगा वो आपका अपना होगा। और उस दिन आपके माता पिता के आंखों में जो आंसू होंगे वो आंसू देखने लायक होंगे। क्यों? क्योंकि वो खुशी के आंसू होंगे, और वही हर बच्चा चाहता है कि मेरे माँ बाप की आंखों में एक दिन वो खुशी के आंसू देखने को ज़रूर मिले दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने ज़बरदस्त सेशन की आर्मी सिलेक्शन कैंपस के साथ, जो आपके एग्ज़ाम में योगदान देने के लिए हर वक्त आपके साथ खड़ा है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो हमारा भारत है, जिसे आज हम इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम थे। इसे हिंदुस्तान कहा गया, इसे सप्त सैंधव कहा गया, इसे ही जम्मू द्वीप कहा गया। तो ये वो सारे नाम हैं जिससे ये हमारा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया जाना जाता था। लेकिन आपसे पूछा गया है कि भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था, तो आप याद रखेंगे इसे सबसे पहले इंडिया कहा गया था यूनानियों के द्वारा। यूनान एक देश है, ग्रीक एक देश है, जिसके अंदर जिसकी राजधानी है एथेंस। और इसी एथेंस या इसी यूरोप से जब लोग आए और ये जो यूनानी भारत आए, तो ये सबसे पहले आए थे अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान और भारत में। और जब ये भारत में आए तो सबसे पहले इन्होंने देखी कौन सी नदी? सिंधु नदी। और ये सिंधु को इंदु कहा करते थे, और इसी इंदु से नाम निकला इंडस, और इसी इंडस से कहलाया हमारा इंडिया। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए इंडिया नाम किस शब्द से बना है, तो आप आंसर करेंगे यह नाम इंडस शब्द से बना है। इंडस शब्द का प्रयोग किसने किया था? यूनानियों ने। और इसी इंडस से क्या बना? इंडिया बना, जिसे आज आप लोग भारत के नाम से जानते हो। अनेकता में एकता वाला देश हमारा भारत देश, सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत सा जो देश है वो है हमारा भारत, जिसे आज हम इंडिया कहते हैं। तो ये जो इंडिया नाम दिया गया था, ये किसने दिया था? ये यूनानियों ने दिया था। किसने दिया था? ये नाम दिया गया यूनानियों के द्वारा। और याद रखिएगा इन्होंने इंडस से ही इंडिया। तो आपसे पूछा जाएगा किस नदी के कारण भारत को इंडिया कहा गया, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के कारण। क्यों? क्योंकि जो यूनानी थे ये सै को है बोला करते थे। क्या बोला करते थे? है बोला करते थे। और इसी कारण सिंधु से हम हिंदू बने, और इसी सिंधु नदी के कारण इसे इन्होंने इंदे नाम दिया। इंदे से इंडस बना, इंडस से इंडिया बना। याद रखने वाली बात है, तीनों चारों बातें इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखेंगे उम्मीद करता हूं आपसे।
अगला क्वेश्चन है कि चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा ये बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो 2500 से लेकर 1700 BC तक रही थी। और इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें जो चावल के साक्ष्य मिले थे वो रंगपुर और लोथल से मिले थे। कहाँ से मिले थे? तो ये हमें रंगपुर और लोथल से मिले थे। नाम आया है लोथल का, तो याद रखिएगा लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे है? गुजरात में पड़ता है। लोथल किस नदी के किनारे पड़ता है? तो ये भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी? गुजरात में आपकी एक नदी है जिसका नाम है भोगवा, और इसी भोगवा नदी के किनारे पड़ता है लोथल। और ये जो लोथल है ये बंदरगाह था। क्या था? एक बंदरगाह था। यहाँ से जहाजों के बेड़े आया करते थे, जाया करते थे, सामान ढोया करते थे, सामान लादा जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह या पतन का केंद्र कौन सा था? तो आप आंसर करेंगे लोथल था। और लोथल जो है ये गुजरात के अंदर भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखने वाली चीजें हैं दोस्तों। अगला है कि वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो आप जानते हैं कि जो वर्धन वंश था ये कौन सा था? तो वर्धन वंश की अगर आप बात करें तो आपने नाम सुना होगा पुष्यभूति का। और ये जो पुष्यभूति है इसने हरियाणा में जाकर एक जगह को बसाया और उसी जगह में अपनी राजधानी बनाई जिसका नाम हुआ करता था स्थानेश्वर। तो वर्धन वंश की जो राजधानी थी वो स्थानेश्वर थी, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ती है। और याद रखिएगा इसी स्थानेश्वर को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसे थानेसर के नाम से जाना जाता है। वर्धन वंश की अगर आप बात करें तो वर्धन वंश में बहुत राजा हुए, जिसमें नरवर्धन था, पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन था, पुष्यभूति भी हुआ था। इसी के अंदर हुआ था राज्यवर्धन प्रथम, राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बताइए हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? इसी वर्धन वंश में पैदा होने वाला हर्षवर्धन, और इसी हर्षवर्धन का दरबारी था बाण भट्ट। कौन था? बाण भट्ट था दोस्तों। और इसी बाण भट्ट ने हर्षवर्धन के जीवन पर एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था हर्षचरित। बाण भट्ट ने कई किताबें लिखी जिसमें हर्षचरित थी, कादम्बरी थी और चंडी सप्तकम थी, पार्वती हिरण्यम थी। ये किताबें थी बाण भट्ट की। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि हर्षवर्धन ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी? तो आप आंसर करिएगा हर्षवर्धन ने नागानंद लिखी थी, रत्नावली लिखी थी और प्रियदर्शिका। कौन कौन सी? 3 नाम है, नोट करिएगा, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तीनों किताबें लिखी थी हर्षवर्धन ने। लेकिन बाण भट्ट ने कौन सी लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी थी हर्ष चरित्र, यानी हर्षवर्धन का चरित्र लिखा गया। इसने लिखी थी कादम्बरी, इसने लिखी थी संस्कृत भाषा में चंडी सप्तकम, इसी ने लिखी थी चौथी किताब पार्वती हिरण्यम। ये चारों की चारों किताबें लिखी गई थी हर्षवर्धन के दरबारी और उसके मित्र बाण भट्ट के द्वारा। अगला है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? देखिए जिस समय भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निवास कर रहे थे, उसी समय मिस्र के अंदर एक आपकी सभ्यता चल रही थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया। उसी समय चीन में एक सभ्यता चल रही थी जिसे आप चीन सिविलाइजेशन या चीन सभ्यता कहते हैं। तो मेसोपोटामिया का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे होगा 2 नदियों के बीच की जो भूमि थी वो कहलाएगी आपकी मेसोपोटामिया। 5 नदियों का पानी जहाँ इकट्ठा होता है वो कहलाता है पंजाब, और जहाँ पे 2 नदियों का पानी इकट्ठा होगा वो कहलाएगी दोआब। तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया जो है ये 2 नदियों के बीच की जगह थी। जिस प्रकार अगर आप बात करें तो आज जो हरियाणा है ये घग्गर नदी के बीच का और यमुना के बीच का मैदान है, उसी प्रकार मेसोपोटामिया जो है यह भी 2 नदियों के बीच में भूमि थी। और वहाँ पर ही दोनों नदियों के बीच में जिस जगह पर लोग बसे वो जगह कहलाई आपकी मेसोपोटामिया। नाम सुना होगा आपने, कई बार किताबों में पढ़ा होगा। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए मेसोपोटामिया जो है ये किसके समकालीन सभ्यता थी? तो आप आंसर करेंगे कि ये भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी या उसके कंटेम्परेरी थी, समकालीन थी। अगला है
चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो याद रखिएगा, चाक जो है इसका आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। चाक, चाक का मतलब है यहाँ पे पहिया। क्या है? पहिया। दोस्तों अगर आप हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक होता है प्राचीन इतिहास, एक होता है मध्यकालीन इतिहास और एक होता है आधुनिक इतिहास। उसी प्राचीन इतिहास को पढ़ने के लिए हम कई भागों में बांटते हैं, जिसमें एक प्राग ऐतिहासिक काल, एक आधे ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल होता है। इसी प्राग ऐतिहासिक काल में, जिसमें ना कोई लिपि थी ना कोई लिखित साक्ष्य थे, इसकी जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं पाषाण काल की। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी जिससे पत्थरों से जानकारी हमें मिली वो था हमारा पाषाण काल। और इसी पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और इसी नव पाषाण काल के अंदर क्या हुआ? इसके अंदर कृषि का आविष्कार हुआ, मनुष्य ने स्थायी जीवन को अपनाया था, मनुष्य ने पहिए का प्रयोग किया, मनुष्य ने पशुपालन शुरू कर दिया था और मनुष्य ने सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया वो था कुत्ता। क्या था? कुत्ते को उसने पालतू बनाया था। कुत्ते को पालतू क्यों बनाया, ये एक दिन आपको कहानी बताऊंगा मैं, उसमें आप लोग समझेंगे। चलिए आज आप इतना याद रखिएगा कि चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो वो नवपाषाण काल में हुआ था। अगर आपसे पूछे कृषि का आविष्कार कब हुआ, तो कृषि भी मनुष्य ने शुरू कर दी थी नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। तो ये आपको बातें याद रखनी है दोस्तों। अगला है श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी है तो मैंने आपको पढ़ाया था मौर्य वंश के एक राजा जिसका नाम है अशोक। और इसी अशोक के बारे में मैं आपको जब पढ़ा रहा था तो बताया था कि श्रीनगर की जो स्थापना है, जम्मू कश्मीर का नाम सुना होगा, पहले जो एक राज्य हुआ करता था इसी की राजधानी थी श्रीनगर, जो वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बांट दिया गया था जब धारा 377 हटी थी। अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो कि जम्मू कश्मीर जो है इसे 2 भागों में बांटा गया, इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक बना आपका जम्मू और दूसरा बना लद्दाख। तो याद रखिएगा जो श्रीनगर है इसकी स्थापना मौर्य वंश के एक राजा जिसका नाम था अशोक, जो मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था अशोक, जिसने कलिंग की लड़ाई के बाद में युद्ध ना करने का फैसला लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसी अशोक ने वित्सता नदी के किनारे जो है श्रीनगर की स्थापना की थी। वित्सदा का नाम आया है, तो याद रखिएगा इसी वित्सता नदी को वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? झेलम नदी के नाम से। और याद रखिएगा ये जो झेलम नदी है, इसी झेलम नदी पर आएगा आपका एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये भी झेलम नदी के किनारे आकर वापिस लौट जाएगा। उसके बारे में हम एक और क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप याद रखेंगे श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। अशोक किस वंश से था? मौर्य वंश से। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। चाणक्य जो है इसका दूसरा नाम क्या था? तो उसका नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। वह कौटिल्य वंश से बिलोंग किया करता था, इसीलिए उसे कौटिल्य भी कहा गया। और वही गुरु था किसके? वह गुरु था चंद्रगुप्त मौर्य का। और ऋषि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी माता मूरा के नाम पर एक वंश की स्थापना की जिसका नाम पड़ा मौर्य वंश। इसी मौर्य वंश में हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, इसी का बेटा हुआ जिसका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का ही बेटा हुआ अशोक। तो याद रखेंगे आप ये सारी की सारी बातें दोस्तों जो एग्जाम में पूछी जाएंगी, और गारंटी है मेरी कि यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, ये क्वेश्चन आपको कामयाब बनाएंगे। चलिए अगला है कि महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाए थे। पहले तो हम बात करते हैं महावीर कौन थे। तो आपने सुना होगा महावीर स्वामी का नाम। तो ये महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगर हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म में 24 गुरु हुए और इन्हीं गुरुओं को तीर्थंकर कहा गया। और इन्हीं तीर्थंकर में सबसे पहले जो हुए जैन धर्म में वो थे ऋषभ देव। कौन थे? तो वो थे दोस्तों ऋषभ देव। ये जो थे इन्हें कहा जाता है संस्थापक जैन धर्म का। इसमें टोटल 24 तीर्थंकर या 24 गुरु हुए, और जो 24वें हुए थे इनका नाम था महावीर स्वामी। क्या नाम था? महावीर स्वामी था। और इन्हीं महावीर स्वामी के द्वारा जो है 11 शिष्यों को नियुक्त किया गया जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे थे। और इन्हीं 11 गण शिष्यों को कहा गया इनके गणधर। क्या कहा गया? 11 गणधर।
और याद रखिएगा महावीर स्वामी के समय में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी और सिर्फ एक गणधर जीवित रहा था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सुधर्मन। क्या नाम था? सुधर्मन या सुशर्मा जिसे कहा जाता है। सिर्फ वही सुशर्मा या सुधर्मन जो है वो जीवित बचा था महावीर के समय में। तो ये आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जाएगा कि 11 गणधरों का संबंध किस धर्म से है। आप आंसर करेंगे कि वो जैन धर्म से संबंध रखते थे। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म में कितने धर्म गुरु हुए या कितने तीर्थंकर हुए। 24 गुरु हुए थे और उन्हें ही तीर्थंकर कहा गया। और 11 शिष्य किसने बनाए थे? महावीर स्वामी ने बनाए थे। और ये महावीर स्वामी वही है जो 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर का त्याग करेंगे और 12 साल बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, इन्हें इनलाइटमेंट होगा। और इन्हें जब महाज्ञान की प्राप्ति होगी तो ये कहलाएंगे केवल या जिन। जिन का मतलब होता है विजेता, जो सब कुछ जीत ले वो विजेता होता है। और इसी जिन से बना जैन और वो कहलाया जैन धर्म। दोस्तों ये कहानी थी जो आपको शॉर्ट में मैंने बता दी है। बातें समझ में आ रही होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन भी पसंद आ रहे होंगे। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो साथ के साथ कॉपी में नोट करेंगे, तभी जाके सिलेक्शन होगा। ये क्वेश्चन और इससे बनने वाले जितने फैक्ट मैं बता रहा हूँ आप नोट करिएगा, सिलेक्शन होना तय है। एक उम्मीद रखिएगा कि हाँ इस बार सिलेक्शन पार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है। तो वो स्थल है दाइमाबाद गांव। दाइमाबाद जो है ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। अगर आप बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों, तो आप याद रखिएगा कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर में जब आप जाएंगे तो आप जाएंगे मांदा गांव में। और ये जो मांदा गांव है दोस्तों, ये गांव है जम्मू कश्मीर का। जब आप दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में गांव आएगा दाइमाबाद। कौन सा? दाइमाबाद। ये जो दाइमाबाद गांव है ये पड़ता है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। और कौन सी नदी के किनारे? ये गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। और जब आप बात करेंगे कब, जब आप बात करेंगे ईस्ट से वेस्ट, जब आप पूर्व में जाएंगे तो पूर्व में एक गांव आएगा जिसका नाम है आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर। और ये पड़ता है यूपी में। कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी, हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी? हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। और जब आप पश्चिम में जाएंगे तो हमें जाना पड़ेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान का कौन सा जिला? बलूचिस्तान। और इसी बलूचिस्तान में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक स्थान है और उसी स्थान का नाम है सूत कांगेडोर। क्या नाम है? उसका नाम है सूत कांगेडोर। और ये जो सूत कांगेडोर है ये पड़ता है दास्क नदी के किनारे। और इसी दास्क नदी के किनारे इसका सबसे पश्चिमी भाग पड़ता है। तो उत्तर में कौन सा भाग? उत्तर में मांदा। कौन से जिले में? जम्मू कश्मीर में। नदी कौन सी? तो नदी बताई मैंने आपको चिनाब। जब आप दक्षिण में जाएंगे तो आपको महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र में दाइमाबाद गांव में जाएंगे। दाइमाबाद गांव पूछे किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। पूर्वी स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पूर्व में आप यूपी जाएंगे। यूपी में जाएंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर पड़ता है हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में पूछा जाएगा तो आप पश्चिम में किस दिशा में जाएंगे? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान जिले में। और वहीं पे ही आपका पड़ता है सूत कांगेडोर। और वो सूत कांगेडोर जो पड़ता है ये दास्क नदी के किनारे पड़ता है। ये बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता की। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी आकृति अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप आंसर करेंगे इसकी आकृति थी त्रिभुजाकार। कौन सी थी? तो इसका आकार था त्रिभुज के आकार के जैसी थी, इसीलिए इसे त्रिभुजाकार कहा गया है दोस्तों। अगला है होयसाल वंश की राजधानी क्या थी। तो एक होयसाल वंश हुआ था और इसी होयसाल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। कौन सी थी? द्वार समुद्र इसकी राजधानी हुआ करती थी। हमने बात की वर्धन वंश की राजधानी की, उसकी राजधानी थी थानेसर। क्या थी? थानेसर थी। अगला क्वेश्चन है कि गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो गंगो नाम का जो साम्राज्य चला उसी की राजधानी थी कोल्लर। तो आज की क्लास में मैंने आपको इतिहास के वो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो पढ़ाए और उससे बनने वाले मैंने आपको 4 अगर एक के फैक्ट बताए हैं तो टोटल मैंने आपको 40 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं दोस्तों। अब वो 40 क्वेश्चन अगर आपने नोटबुक में नोट किए हैं और उन्हें रिवाइज करेंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। इसी तरह आपको पढ़ना है।
अब जो मैंने पढ़ाया है उसकी PDF आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ। हर रोज़ आपको PDF और क्लास मिलती है आपके अपने टेलीग्राम चैनल आर्मी सिलेक्शन कैंपस पर। आप आर्मी सिलेक्शन कैंपस ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको PDF मिलेगी। उस PDF को डाउनलोड करें, उसे रिवाइज करें, बार बार पढ़ें और उसके जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जो भी क्विज रहेगी दोस्तों, वो क्विज भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। PDF फ्री में मिलेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। बस हमारा एक ही टारगेट है कि अब की बार आपका सिलेक्शन हो, और इसी सिलेक्शन के लिए मैं हर रोज़ आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊँगा, चाहे वो हिस्ट्री रहे, चाहे ज्योग्राफी के हों। जल्द ही आपको मैं मैथ की क्लासें भी प्रोवाइड करवाऊँगा, जिसमें आप मैथ कवर करेंगे, रीजनिंग, साइंस, सारी चीज़ें आप कवर करेंगे। और इसके साथ साथ आपको जिस भी टॉपिक में डाउट होता है, जिस भी टॉपिक का कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझे बताएं, कमेंट कर दीजिएगा। आपको वही टॉपिक, चाहे वो एक बच्चे का भी डाउट है तो मैं उसके लिए वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो आप वो टॉपिक भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। थ्योरी पढ़ते रहिए, साथ के साथ MCQ करिए। टॉप 100 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, और जैसे ही हमारे ये 100 क्वेश्चन पूरे होंगे, फिर आपके लिए डेली मॉक टेस्ट चला करेंगे, और फिर आप उन मॉक टेस्ट की सहायता से अपने स्कोर को बूस्ट करेंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जिसमें आपके कंधे पे सितारे लगे होंगे, सर पे टोपी होगी, और आप जिस वर्दी को पाना चाहते हैं वो वर्दी आपके साथ होगी। एक मोटिवेशन के साथ दोस्तों बने रहिए कि आप हिम्मत न हारें। बाकी आपका अपना परिवार आर्मी सिलेक्शन कैंपस आपके साथ है। हमारा नाम ही है सिलेक्शन कैंपस, यानी इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे, मानेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो तब तक के लिए बने रहें और अपनी तैयारी को रखें आर्मी सिलेक्शन कैंपस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।